हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। ये है स्टॉक मार्केट पाठशाला और यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टॉक मार्केट के बारे में। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे कोर्स के लिए अप्लाई तो किया था ऑप्शंस बाइंग के लिए और हमारे एडवांस डाउ क्लासेस के लिए, बट उन्हें स्टॉक मार्केट का बेसिक्स भी नहीं पता था और उन्होंने बोला कि सर आप अगर मदद कर सके इस पर तो बहुत ही बढ़िया होगा। और मुझे पता है ऐसे कई सारे लोग हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड से तो नहीं है बट स्टॉक मार्केट में वो आना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ और जब मैं स्टॉक मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहा था आज से लगभग 4 साल या 5 साल पहले, तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। बस टीवी पे मैंने देखा था आते हैं स्टॉक बाई कर लो सेल कर लो बताते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक, ठीक है। और फिर मैं देखता था स्क्रीन में फ्लैश होते थे नंबर्स, बार बार ऊपर नीचे होते थे स्टॉक के, कुछ नाम दिखाते थे कंपनीज के। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि ये है क्या। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था, मुझे फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, बट मुझे जानने की बहुत ही इच्छा थी और मुझे स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना था और तब तक मैं म्यूचुअल फंड से ही करता आया था। तो इस कारण से मेरे सामने जो भी वीडियोस आते थे, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ऐसे तो ऐसे सच कोई सीरीज़ नहीं मिलती थी मुझे जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली समझ आ सके कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है, इसमें जो कंपनीज होती है ये होती क्या है। और जो भी वीडियोस मुझे मिलते थे वो ऐसा होता था कि डायरेक्टली टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते थे, पी रेशियोज एंड ऑल ये सब के बारे में बात करते थे, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए समझ पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था और इसी कारण से मुझे वो जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट लगी थी। तो ये वीडियो और ये जो पूरा का पूरा सीरीज़ है मैं आप सभी के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको ज़्यादातर पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए आने वाली है, इसको थ्रू आउट आप पूरा प्लेलिस्ट को देखेंगे। आपको मैं हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। फंडामेंटल्स मैं थोड़ा ही सिखाऊंगा क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं सब कुछ स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है ये सभी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसके बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, जैसे कि इसका आप नाम से ही समझ पाते हैं, स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार। जैसे कि हमारे यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट होता है, राइट, वेजिटेबल मार्केट होता है, ठीक है, क्लोथ मार्केट होता है, सब्जी मंडी, ये सब जो मार्केट होते हैं। वेजिटेबल मार्केट में क्या मिलता है, हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के लेन देन होते हैं, ठीक है। अभी वेजिटेबल मार्केट जो होता है, सपोज मान लीजिए कि ये एक मार्केट है, इसमें एक होते हैं बायर और एक पार्टी होते हैं, उनको कहते हैं सेलर, ठीक है। अगर आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आप हो जाते हैं बायर और जो वहाँ पे सब्जियाँ बेच रहे होते हैं वो होते हैं सेलर। ठीक इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट भी बायर और सेलर से बना होता है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई एक कंपनी है जो कि डायरेक्ट स्टॉक्स आपको सेल कर रही होती है, आप कंपनी से करते हो? वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं अगर आपको एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करूँ, हाँ, कि एग्जैक्टली क्यों स्टॉक मार्केट बनाया गया था, ठीक है, और अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपका कारण क्या होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आप आज एक कंपनी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए XYZ आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आप इसको आज शुरू कर रहे हैं। अभी आप ये जो कंपनी है, सपोज मान लीजिए ये फूड या बेवरेजेस का कुछ काम करती है, F&B, फूड एंड बेवरेजेस का आप कुछ बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, हाँ, और आपने शुरुआत किया इससे, ठीक है। आपको इसमें मुनाफा भी हो रहा है। 1 साल के बाद आपने देखा कि आपको इसमें से 20,000 का मुनाफा हुआ है, ठीक है, और अब आपका जो ओवरऑल कैपिटल है वो 1.2 लाख हो गया है, ठीक है। लेकिन इससे सपोज मान लीजिए आप हर मंथ 100 क्वांटिटीज़ के जो भी फूड एंड बेवरेज है आप वो बना पा रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्या चाहते हैं कि इसको स्केल किया जाए। जब आप स्केल करेंगे तभी ऑब्वियस सी बात है आपका मुनाफा जो है वो बड़ा होगा, करेक्ट बात है ना। तो अभी आपने क्या किया, आपने एक दोस्त को बोला कि देखो भाई, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, हाँ, मैंने इस साल 20% का मुनाफा बनाया है, 1.2 लाख रुपीज़ का भी मेरा कैपिटल हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और तेज़ी में बढ़ाया जाए, तो क्या आप यहाँ पे मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे? तो वो बोलते हैं हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 1 लाख देता हूँ, तुम 1 लाख दो और
जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें हमारा 50-50 होगा। तो इनके फ्रेंड ने 1 लाख रुपया दिया और इनके पास और 1 लाख है, अभी टोटल इनके पास हो गया टोटल 2 लाख रुपीज़, राइट। और अभी इस साल वही 20% रिटर्न के साथ इनको हुआ जो प्रॉफिट वो था 40,000, ठीक है। और इनका जो अभी टर्नओवर जो खड़ा होता है ओवरऑल वो है 2.4 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी जो इनका रेवेन्यू है वो आई वुड से 2.4 लाख का हुआ। अभी ये लोग सोच रहे हैं कि इस साल तो अच्छा भी था, अब हमको इसको और बढ़ाना है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक सोसाइटी या कमिटी को अप्रोच किया कि भाई हम 10 लाख रुपए उठाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये हर 20% हर साल का ये उठा पा रहे हैं, तो इनको क्या दिख रहा है कि ये 5 साल में 5 ईयर्स में जो भी पैसे लेंगे 10 लाख रुपीज़ वो रिटर्न कर पाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर आप हमें 10 लाख रुपीज़ देते हैं तो हम आपको सपोज मान लीजिए 50% का शेयर दे देंगे। अभी देखिए पहले जो ओनर थे उनके पास 100% का शेयर था, लाइक वो 100% उस कंपनी को ओन कर रहे हैं, शेयर नहीं बोलते हैं अभी फिलहाल, कंपनी बोलते हैं, 100% उस कंपनी को ओन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और पार्टनर ऐड किया, अभी ओनर के पास 50% हो गया उस कंपनी का और जो पार्टनर है उनके साथ उनका 50% हो गया। अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको 50% दे देंगे अगर आप हमको 10 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। अभी आप देखो क्या हो जाएगा कि ये जो ओनर है इस ओनर के पास हो जाएगा 25% का शेयर, पार्टनर के पास हो जाएगा 25% का शेयर और जिस कमेटी से वो 10 लाख उठा रहे थे उनके पास चला जा रहा है 50% का शेयर। क्या हो जा रहा है, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा उठा रहे हैं। और अब जो इनका प्रॉफिट जो क्रिएट हो जा रहा है वो लगभग हो जा रहा है आपका 10 लाख पे अगर 20% ऐड करेंगे तो 2 लाख का, राइट, 2 लाख का प्रॉफिट। तो कहाँ 40,000 हो रहा था और कहाँ पे ये 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब इनको जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है 12 लाख। अभी देखिए जब 1 लाख पे कर रहे थे वो क्वांटिटी कम बना पाते थे, अब उस समय वो 100 क्वांटिटी बना पाते थे, अभी वो शायद से 1000 क्वांटिटी बना पा रहे हैं, करेक्ट। इस तरह से वो क्या कर पा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कंपनी को बड़ा कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंटशिप दे पा रहे हैं। ये एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको करोड़ों रुपए चाहिए, राइट। और तब इनको क्या होगा कि इनको फंड उठाने पड़ेंगे। तो 2 तरह के फंडिंग होता है, एक प्राइवेट फंडिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पब्लिक फंडिंग, ठीक है। पब्लिक फंडिंग का मिनिमम क्राइटेरिया होता है जैसे कि 1000 करोड़ का कंपनी का ये टर्नओवर रहना चाहिए या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट फंडिंग के लिए वो जा सकते हैं। जैसे ही वो प्राइवेट फंडिंग के पास जाएंगे उनका जो भी रेशियो है इस कंपनी में वो और डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब वो पब्लिक फंडिंग में जाएंगे तो एक सर्टेन परसेंटेज जो पैसा है वो निकाल देंगे पब्लिक के लिए कि अगर आप चाहते हो हमारे कंपनी का 10% शेयर खरीदना, हाँ, तो उसका 1 CR आपको पड़ेगा सपोज, ठीक है। तो अभी ये 1 CR सपोज मान लीजिए कि ये एक आदमी या एक कमेटी नहीं दे सकता, ठीक है। कौन दे सकता है, पब्लिक दे सकती है। पब्लिक में अगर 1 लाख लोग अगर पैसा डाल देंगे इसमें 100-100 करके भी, तो 1 करोड़ रुपए वहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो पाता है कि जब बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है कंपनी को, तब वो पब्लिक के पास आते हैं कि अब हमको और तेज़ी से ग्रोथ करनी है कंपनी की, और ज़्यादा लोगों को हायर करना है और ज़्यादा तरीके से प्रोडक्ट्स लॉन्चेस वगैरह करने हैं। तब वो ये रास्ता अपनाते हैं जहाँ पे उनको कहा जाता है IPO, जो कि आजकल काफ़ी क्रेज में है, जिसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। यानी कि पहली बार जब कंपनी पब्लिकली अपने शेयर्स को लगा रही है, जब तक वो प्राइवेट में 100 रहते हैं तब तक उनका नाम पे लगता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और जैसे ही वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाते हैं तो उनके नाम से प्राइवेट हट जाता है, वो लिमिटेड लग जाता है, ठीक है। तो अभी इनको जो है IPO, अभी IPO में क्या हो गया, 10% उन्होंने अपने कंपनी का हिस्सा दे दिया पब्लिकली कि जिनको आपको खरीदना है आप लोग आकर खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी लोग आएंगे खरीदेंगे, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए 1 लाख लोगों ने खरीदा। अब ये जो 1 लाख लोगों ने 100 रुपीज़ करके खरीदा है, ठीक है, और वहाँ पर उनका 1 CR का परचेज हो चुका है। अब ये जो है ना 1 लाख शेयर्स, इनको कहा जाता है फ्लोटिंग शेयर्स, यानी कि जिन पे मार्केट में खरीद बेचाई हो सकती है। याद रखिए, ओनर के पास अपना पैसा है,
ऑब्वियसली परसेंटेज बहुत रिड्यूस हो चुका होता है तब तक में, बट उनके पास है, पार्टनर के पास भी होगा अगर उन्होंने अभी तक अपना पूरा सेल नहीं कर दिया होगा उनका परसेंटेज, तो ठीक है, अगर कमिटी के पास है तो उनके पास भी होगा, लेकिन इन सभी ने धीरे धीरे डाइल्यूट किया है, ठीक है। फिर प्राइवेट फंडिंग के पास थोड़ा पैसा होगा, अभी इन सभी ने क्या किया है, कुछ परसेंटेज अपने स्टॉक्स के या फिर अपने कंपनी के जाने दिए हैं पब्लिक में, और पब्लिक से पैसा उठाया है, ठीक है। और ये जो फ्लोटिंग शेयर है, अभी ये 1 लाख लोगों ने खरीदा। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो उस टाइम पे वो स्टॉक नहीं खरीद पाते हैं, राइट। अभी सपोज मान लीजिए उन्होंने ये 100 रुपये में खरीदा और इसका भाव 105 तक चला गया। अभी यहाँ से जो 1 लाख खरीदे थे लोगों ने, उनमें से 5,000 लोगों को अब लग रहा है कि इसको बेच के निकल जाना चाहिए, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट था वो हमको मिल चुका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं से ही कहीं कोई और 5,000 लोग हैं जिनको अभी 105 पे इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि आईपीओ में नहीं मिल पाया है, अब मिल रहा है तो अब हम खरीदेंगे। तो अब जो खरीदाई और बेचाई हो रही है वो पब्लिक में ही हो रही है, पब्लिक के अंदर हो रही है, कोई कंपनी आपको बेच नहीं रहा, सेल नहीं कर रहा। फ्लोटिंग शेयर्स का मतलब है मैं आपको बेचूंगा, आप मुझे बेचेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ये सीधा सीधी जो ट्रेडिंग आपका जो अकाउंट होता है, ब्रोकर होता है, वो करता है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को नहीं जानते कि कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको बताना चाहता था कि स्टॉक मार्केट एक बाजार है जहाँ पे शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंपनी शुरुआत हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे पार्टनरशिप, कमेटी, ठीक है, प्राइवेट फंडिंग, पब्लिक फंडिंग करते करते इस स्टेज पर आती है। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग करना क्यों चाहिए, क्या कारण है करने का इन्वेस्टिंग, ठीक है। आई गेस आपको ये बेसिक सा चीज़ समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो कंपनीज है, अगर आप उनमें 10 साल पहले पैसा लगाते बिना सोचे समझे कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं करती है, कोई भी रैंडम कंपनीज को हम चूज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे वो 10 साल में हमें किस तरह की परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि ये मंथली चार्ट है अगर आप देखते हैं, और ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यानी कि इंडेक्स है। अब आप लोगों ने तो कई बार निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनके बारे में सुना होगा, राइट। वो क्या होता है, राइट। तो चलिए वो जानते हैं पहले, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे स्टॉक कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस हो गया, जिंदल हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आप अदानी हो गए, अदानी के काफ़ी सारे कंपनीज है, ठीक है, उसके बाद फिर आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है, ठीक है, जो कि मार्केट में है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में हज़ारों कंपनीज है, ठीक है। जो टॉप 50 कंपनीज होती है ना, टॉप 50 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, उनको डाला जाता है निफ्टी में। व्हाट इज निफ्टी? व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी एक बास्केट है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डाली जाती है, ठीक है, जिसमें कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड रहती है। इसका क्या कारण होता है कि सपोज मान लीजिए कि अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ठीक है, और अगर आपको जानना है कि ये क्लासरूम का जो परफॉर्मेंस है, सपोज जो बच्चे क्लास 1 में पढ़ते हैं साथ में, मोर और लेस कुछ लोगों को छोड़ के मोस्ट ऑफ देम क्लास 9 या 10 में साथ में ही पढ़ते रहते हैं, राइट। कुछ लोग स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ फेल कर जाते हैं, ऐसे कुछ भी सर्कमस्टांसेस के कारण कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास 1 या 2 में इनरोल होते हैं वो 9-10 तक साथ में ही चलते हैं, करेक्ट। अभी अगर आपको जानना है कि ये हर साल जो वो एक क्लास ऊपर जा रहे हैं तो इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज कर रहा है, साथ में अगर सपोज मान लीजिए कि अगर आप स्कूल के बारे में जानते हैं तो हाफ ईयरली, एनुअली ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, साल में 2 बार या 3 बार एग्जाम्स होते हैं, तो आपको कैसे पता चल पाता है कि इस क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है या डिग्रेड कर रही है? इसका एक बेसिक सा फंडा जो होता है वो होता है एवरेजिंग, राइट। कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि टॉप परफॉर्मर होंगे क्लास के, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि वीक परफॉर्मर होंगे क्लास के, और कुछ होंगे जो कि एवरेज परफॉर्मर होंगे। अभी क्लास टीचर क्या करता है, इन सभी स्टूडेंट्स के, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट है तो क्लास टीचर उन 50 स्टूडेंट के एवरेज को निकालता है, और एवरेज को निकाल के नोट बना लेता है कि हाफ ईयरली में
इनका परफॉर्मेंस इतना परसेंटेज का रहा है। जब वही एनुअल एग्जाम होता है तो वो उन सभी का एवरेज बनाते हैं और एवरेज बना के लिख देते हैं कि इसका इतना हुआ है। अभी आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्लास का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से एक कंट्री की इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, वो कैसे पता चल सकता है? वो सिंपली पता चल सकता है कि जो एक कंट्री है उसके जो टॉप लीडिंग कंपनीज है उनमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं। ऑब्वियसली हमारे पास हजारों कंपनीज है, सभी के साथ एक बार में एवरेज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कई ऐसे कंपनीज है उनको स्टॉक एक्सचेंज से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और ऐसे कई सारे कंपनीज है जो कि ऊपर नीचे हमेशा होते रहते हैं। तो इस कारण से जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती है जैसे 50 कंपनीज, उनका एक बकेट बनाया जाता है और उनका जो है एवरेज निकाला जाता है जो कि निफ्टी होता है। एक सर्टेन वेटेज दिया जाता है उन कंपनीज का और उस हिसाब से एक एवरेज बनता है जो कि निफ्टी एक प्रेजेंटेशन होता है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हमको पता चलता है कि ओवरऑल जो इंडियन मार्केट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये पूरा का पूरा हमको तब पता चल जाता है। तो निफ्टी कुछ भी नहीं है, एक इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स यानी कि एक लिस्ट है 50 स्टॉक्स का, जैसा वो परफॉर्म करते हैं वैसा निफ्टी परफॉर्म करता है। ठीक उसी तरीके से आपने सेंसेक्स सुना होगा, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का लिस्ट किया जाता है। जिस तरह से निफ्टी काम करता है एग्जैक्टली सेंसेक्स वैसे ही काम किया जाता है। सेंसेक्स बहुत पहले आया था, निफ्टी जो है इंडेक्स उसको बाद में बनाया गया था। ठीक इसी प्रकार बैंक निफ्टी भी बनाया गया। अभी इन्होंने क्या किया कि इनको जानना था कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। अभी तो ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर जो भी अच्छे परफॉर्मर्स थे टॉप 50 उसको निफ्टी में डाल दिया गया, लेकिन अब इनको जानना था कि सेक्टर कौन सा परफॉर्म अच्छा करते हैं। सेक्टर का मतलब हो गया जैसे कि स्टील एक सेक्टर हो गया, राइट, मेटल। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ी वगैरह वाले, उसके बाद हो गए पावर, आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये जो है अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको जानना था कि कौन सा सेक्टर इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह से निफ्टी की एक लिस्ट है उसी तरह से हर एक सेक्टर का लिस्ट उन्होंने बना दिया कि हाँ इस सेक्टर में ये स्टॉक्स है और इनका ये एवरेज परफॉर्मेंस रहा। और अभी वहां से आपको पता चलता है कि इस साल इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो वहां पे ये सेक्टर बनाया गया। तो बैंक निफ्टी भी उसी तरह से सेक्टर है जिसमें कि सारे बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले जो भी कंपनीज है वो लिस्टेड है। उससे हमको क्या पता चलता है, जब बैंकिंग फाइनेंस वाले कंपनीज जब एक साथ अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है निफ्टी बैंक उनकी जो एवरेज है वो ऊपर जाती है। तो आपको पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं और इनको क्यों बनाया गया, एवरेज करके कैसे करके हम लोग एक कंट्री का प्रोग्रेस क्या हो रहा है हमको वो पता चल पाता है। ठीक है, नाउ अभी अगर हम देखेंगे कि अगर आप निफ्टी में, सिंपल निफ्टी में यानी कि इंडेक्स यानी कि कंट्री के ग्रोथ में भी अगर आप पैसा लगाते, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते, तो आपका आज रिटर्न्स कैसा होता। तो चलिए देखते हैं पहले निफ्टी का चार्ट। ये है 2010। ठीक है, 2010 जनवरी में अगर आपने पैसा लगाया होता तो आज आप लगभग 263% टाइम्स ऊपर होते। ठीक है, यानी कि निफ्टी यानी कि हमारी कंट्री ने खुद 250% का ग्रोथ दिखाया है इस 10 साल के अंदर। और ये बहुत बढ़िया है रिटर्न्स। अगर आप देखोगे एफडी वगैरह के कंपैरिजन में तो ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी चलिए अगर आपको कोई भी रैंडम स्टॉक्स भी अगर आप 2010 में उठाते तो उसमें आज आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता वो हम देखते हैं 10 से 11 साल के अंदर हम लोग कहाँ आज रहते। तो सपोज यहाँ पे हमारे को टॉप पे गोदरेज प्रॉपर्टीज दिख रही है, तो ये बना ही है लगभग, चलिए जनवरी से लेके मंथली चार्ट पे है, अभी तक में ये 800% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। यानी कि अगर आप सालाना देखोगे तो भी 70 से 80% के आसपास का रिटर्न है। माइंड ट्री को देखते हैं। माइंड ट्री 2010 में चालू यहाँ पर है और अभी तक में 3100%। जी हाँ, मतलब हर साल लगभग 200-250% से ज़्यादा का रिटर्न्स है। कैन यू इमेजिन आपके पैसे कितने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो यूपीएल की तरफ बढ़ते हैं।
ये सारे रैंडम स्टॉक्स है, ये कोई भी मैंने चुन के नहीं रखे हैं। यहाँ पे मुझे जो भी सामने दिख रहा है मैं उनको पिक कर रहा हूँ। जनवरी में चलते हैं और आज तक में सारे 600%, राइट। टीवीएस मोटर कोई मैंने एक रैंडम उठाया 2010, ठीक है, और आज तक में 1600%, ठीक है। अभी मैं कुछ भी स्क्रॉल करके एक रैंडम गोदरेज इंडस्ट्रीज 2010 में ये यहाँ पे था 250%। सन टीवी 2010, तो सन टीवी में अगर आप लगाते तो आपके पैसे यहाँ पे शायद आज नहीं बन पाते। बीच में इसने काफ़ी अच्छा हाई तो लगाया था बिल्कुल, जो कि 200-250% का है, लेकिन अदर देन दैट आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। चलिए और एक देखते हैं, इंडिया सीमेंट 2010, तो इसमें भी आपको लगभग 60 से 70%, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। अभी चलिए आइशर मोटर्स को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2800% का रिटर्न है। और एक देख लेते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2010, सो ये भी लगभग 200% से ज़्यादा का रिटर्न आपको 10 से 11 सालों में दिया है। तो आपको क्या एक चीज़ समझ आ रहा है, अगर आप इन्वेस्टिंग के दौर पे उतरते हो, 10 साल से 11 साल का हॉराइजन लेकर आप उतरते हो, और अगर आप रैंडम स्टॉक्स में भी एंट्री बनाते हो, तो भी आप मल्टीबैगर तो ढूंढ ही लेंगे, राइट। वॉरेन बफेट का, आप लोग उम्मीद है वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। वो एक ऐसी इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्टिंग कर करके ही अपना नाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोगों के बीच में लगा लिया। और वो एक बात कहते हैं जो कि अक्सर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं और उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं, कि मार्केट में लॉस बना पाना नामुमकिन है इन लॉन्ग रन। आधा सेंटेंस नहीं, पूरा वो सुनिए। मार्केट में लॉस बना पाना नामुमकिन है इन लॉन्ग रन। आपको बस एक ही चीज़ सोचना है कि क्या आपको लगता है इंडिया आज जहां है कल उससे ज़्यादा अच्छी जगह होगा, इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतर होगा आज से? कि अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ है, अगर आपको लगता है, अगर आपका बेट है कि हाँ इंडिया तरक्की करेगा, ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे हम। क्या आपको लगता है आज जो आईटी सेक्टर है, आज जो हमारे टीसीएस वगैरह या जो भी हमारे वेबसाइट्स एंड ऑल जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं, क्या आज से 15-20 साल पहले ऐसी फैसिलिटीज़ थी हमारे पास? क्या ऑनलाइन डिलीवरीज होती थी? क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते थे, ऑनलाइन फूड मंगा सकते थे? ये सभी चीज़ पहले थी? नहीं थी, आज है। आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रिक कार्स, बाइसाइकिल्स आ रही है, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है आज है, पहले थी। आज के ज़माने में 5G स्मार्टफोन्स है, जो पहले कंप्यूटर तक नहीं कर पाते थे, आज स्मार्टफोन उससे ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं। तो आपको ये चीज़ एक समझने की ज़रूरत है कि जो भी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है ना, या जो आने वाला डिकेड है, वो डेफिनेटली हमारे आज के जो करंट जो है, या फिर जो हमारे पास्ट में जो हमारा जनरेशन रहा है, उन्होंने जो यूटिलाइजेशन किया है और या फिर कंजम्पशन किया है, और जो उसकी जो फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है, वो आगे जाके कई गुना ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट और पूरा इंडिया प्रोग्रेस करेगा, तो डेफिनेटली इंडिया कैसे प्रोग्रेस करेगा? कंपनीज के कारण। कंपनीज आगे बढ़ेंगी, इंडिया को आगे लेकर जाएगी। तो अगर आपको लंबे समय में, अगर आप ऑफिस जाते हो, आप कहीं पे बिजी रहते हैं काम में, ठीक है, आप ज़्यादा मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, सिंपल इन्वेस्टिंग का फंडा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस क्लास में, आगे की सीरीज़ में, जिसको आप अप्लाई करके ना लंबे समय के लिए आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको पेशेंटली बैठना है, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कब नहीं आपको अपने पैसे लगाने हैं, ये सभी चीज़ें आपको मैं वहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। अगर आप बेसिक सी इन्वेस्टिंग भी करते तो आप कितने पैसे आज तक में बना लेते। मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने की चीज़ नहीं है। अगर आप 1-1.5 साल में पैसे डबल ट्रिपल करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए वो डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप यही चीज़ को आप लोग 8-10 साल के हॉराइजन से देखेंगे तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे रैंडम स्टॉक्स को पिक किया है, इंडिया टॉप 100-200 स्टॉक्स में से रैंडम स्टॉक्स को पिक कर करके आपको दिखाया है।
तो इससे बेसिक्स ऑफ फंडा तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप कोई भी अगर 5-6 स्टॉक्स में भी अगर पैसा लगाते हैं और कभी भी लगाते हैं, क्योंकि मैंने भी जनवरी 2010 से पिक किया, मैंने कोई लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट का पिक नहीं बनाया, मैंने सिर्फ जनवरी 2010 से अभी तक का क्या रिटर्न हुआ है 11 साल में मैंने आप लोगों को वो दिखाया है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि वो लोएस्ट पॉइंट है या पिक पॉइंट है, ठीक है। किसी में वो पिक भी रहा है तो वहाँ पे आपको 40 से 50% का भी रिटर्न देखने को मिला होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बेसिक सा जो क्लास था वो समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद वाले क्लासेस में मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, ठीक है, जो आपको लगता है यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सारे सवाल वहाँ लिख दीजिए, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं उन सभी के जवाब दे सकूं। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।